नमस्कार, देश दुनिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने शमशाबाद स्थित यज्ञशाला में पूजा पाठ किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी मेगा प्रोजेक्ट पर 1000 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रतिमा बनाने में 1800 टन से अधिक पंच लोहे का प्रयोग किया गया है। पार्क के चारों ओर 108 दिव्य देशम या मंदिर बनाए गए हैं। पत्थर के खंभों को राजस्थान में विशेष रूप से तराशा गया है। संत श्री रामानुजाचार्य की बैठी मुद्रा में यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है। इस मामले में थाईलैंड स्थित बुद्ध की प्रतिमा सबसे ऊंची है। बुद्ध की प्रतिमा की ऊंचाई 302 फीट है। संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में 45 एकड़ के भव्य मंदिर परिसर में स्थापित की गई है। अंधविश्वास का दबाव कल्पना के बाहर कितना ज्यादा रहा होगा, लेकिन रामानुजाचार्य जी ने समाज में सुधार के लिए समाज को भारत के असली विचार से परिचित करवाया। उन्होंने दलितों, पिछड़ों को गले लगाया। उस समय जिन जातियों को लेकर कुछ और भावना थी, उन जातियों को उन्होंने विशेष सम्मान दिया। यादवगिरी पर उन्होंने नारायण मंदिर बनवाया, जिसमें दलितों को दर्शन पूजन का अधिकार दिया। रामानुजाचार्य जी ने बताया कि धर्म कहता है न जाति ही कारणम लोके गुणाः कल्याण हेतव। अर्थात संसार में जाति से नहीं, गुणों से कल्याण होता है। रामानुजाचार्य जी के गुरु श्री महापूर्ण जी ने एक बार दूसरी जाति के अपने एक मित्र का अंतिम संस्कार किया था। उस समय रामानुजाचार्य जी ने लोगों को भगवान श्री राम की याद दिलाई थी। उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम अपने हाथों से जटायु का अंतिम संस्कार कर सकते हैं, तो फिर भेदभाव वाली सोच का आधार धर्म कैसे हो सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। साथियों, हमारी संस्कृति की ये विशेषता रही है कि सुधार के लिए हमारे समाज के भीतर से ही लोग निकलते हैं। युगों से देखते आइए, समाज में जब भी कुछ बुराई के तत्व फैलने लगते हैं, कोई न कोई महापुरुष हमारी बीच में से पैदा होता है। और ये हजारों वर्षों का अनुभव है कि ऐसे सुधारकों को हमेशा उनके कालखंड में शायद स्वीकृति मिली हो या न मिली हो, चुनौतियां रही हो या न रही हो, संकट झेलने पड़े हो या न पड़े हो, विरोध भी सहना पड़ा हो, लेकिन उस विचार में, उस तत्व में उतनी ताकत रहती थी, उनका कन्विक्शन इतना जबरदस्त होता था कि वो समाज की बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते थे। लेकिन जब समाज इसे समझ पाता है, तो जिसका कभी विरोध होता है, उसको स्वीकृति भी उतनी तेजी से मिलती है, सम्मान और आदर भी उतना ही मिलता है। ये इस बात का सबूत है कि बुराइयों के पक्ष में, कुरीतियों के पक्ष में, अंधविश्वास के पक्ष में
इन जनरल हमारे समाज में सोशल सैंक्शन नहीं होता है। जो बुराई से लड़ते हैं, जो समाज को सुधारते हैं, हमारे यहां उन्हें ही मान और सम्मान मिलता है। भाइयों और बहनों, आप सब लोग रामानुजाचार्य जी के जीवन के विभिन्न आयामों से परिचित है। वो समाज को सही दिशा देने के लिए अध्यात्म के संदेशों का भी प्रयोग करते थे और व्यावहारिक जीवन का भी। जाति के नाम पर जिनके साथ भेदभाव होता था, रामानुजाचार्य जी ने उन्हें नाम दिया थिरुकलथार, यानी लक्ष्मी जी के कुल में जन्म लेने वाला श्रीकुल या देवीय जन। वो स्नान करके आते समय अपने शिष्य धनुर्दास के कंधे पर हाथ रखकर आते थे। ऐसा करके रामानुजाचार्य जी छुआछूत की बुराई को मिटाने का संकेत देते थे। यही वजह थी कि बाबा साहब आंबेडकर जैसे समानता के आधुनिक नायक भी रामानुजाचार्य जी की भरपूर प्रशंसा करते थे और समाज को भी कहते थे कि अगर सीखना है तो रामानुजाचार्य जी की शिक्षा से सीखो। और इसलिए आज रामानुजाचार्य जी की विशाल मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, इसके रूप में समानता का संदेश दे रही है। इसी संदेश को लेकर आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपने नए भविष्य की नींव रख रहा है। विकास हो, सबका हो, बिना भेदभाव हो। सामाजिक न्याय सबको मिले, बिना भेदभाव मिले। जिन्हें सदियों तक प्रताड़ित किया गया, वो पूरी गरिमा के साथ विकास के भागीदार बने। इसके लिए आज का बदलता हुआ भारत एकजुट प्रयास कर रहा है। आज सरकार जो योजनाएं चला रही है, उनका बहुत बड़ा लाभ हमारे दलित पिछड़े भाई बहनों को हो रहा है। चाहे पक्के घर देना हो या फिर उज्ज्वला का मुफ्त कनेक्शन, गैस कनेक्शन, चाहे 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा हो या फिर बिजली का मुफ्त कनेक्शन, चाहे जनधन बैंक खाते खोलना हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों शौचालयों का निर्माण करना हो। ऐसी योजनाओं ने दलित, पिछड़े, गरीब, शोषित, वंचित सभी का भला किया है। बिना भेदभाव सबको सशक्त किया है। साथियों, रामानुजाचार्य जी कहते थे, उरिय गल्लुकुल वेड़मिल्ले, अर्थात सभी जीव समान है। वो ब्रह्म और जीव की एकता की बात ही करके रुकते थे, ऐसा नहीं थे। वो वेदांत के इस सूत्र को स्वयं भी जीते थे। उनके लिए स्वयं में और दूसरों में कोई भेद नहीं था। यहां तक कि उन्हें अपने कल्याण से ज्यादा जीव के कल्याण की चिंता थी
उनके गुरु ने कितने ही प्रयासों के बाद जब उन्हें ज्ञान दिया तो उसे गुप्त रखने के लिए कहा, क्योंकि वो गुरु मंत्र उनके कल्याण का मंत्र था। उन्होंने साधना की थी, तपस्या की थी, जीवन समर्पित किया था और इसलिए ये गुरु मंत्र मिला था। लेकिन रामानुजाचार्य जी की सोच अलग थी। रामानुजाचार्य जी ने कहा, पतिश्चे एक एवाहम, पतिश्चे एक एवाहम, नरके गुरु पातकात्, सर्वे गच्छन्तु भवताम कृपया परमम पदम। यानी मैं अकेला नरक जाऊं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सबका कल्याण होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने मंदिर के शिखर पर चढ़कर हर नारी को वो मंत्र सुनाया, हर नर को वो मंत्र सुनाया जो उनके गुरु ने उन्हें उनके कल्याण के लिए दिया था। समानता का ऐसा अमृत रामानुजाचार्य जी जैसा कोई महापुरुष ही निकाल सकता था, जिसने वेद वेदांत का वास्तविक दर्शन किया हो। साथियों, रामानुजाचार्य जी भारत की एकता, भारत की अखंडता का भी एक प्रदीप्त प्रेरणा है। उनका जन्म दक्षिण में हुआ, लेकिन उनका प्रभाव दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत पर है। अन्नामाचार्य जी ने तेलुगु में उनकी प्रशंसा की है। कनकदास जी ने कन्नड़ भाषा में रामानुजाचार्य जी की महिमा गाई है। गुजरात और राजस्थान में अगर आप जाएंगे तो वहां भी अनेक संतों के उपदेशों में रामानुजाचार्य जी के विचारों की सुगंध में महसूस होती है। और उत्तर में रामानंदीय परंपरा के गोस्वामी तुलसीदास जी से लेकर कबीरदास तक हर महान संत के लिए रामानुजाचार्य परम गुरु है। एक संत कैसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरो देता है, रामानुजाचार्य जी के जीवन में हम ये देख सकते हैं। इसी आध्यात्मिक चेतना ने गुलामी के सैकड़ों वर्षों के कालखंड में भारत की चेतना को जागृत रखा था। साथियों, ये भी एक सुखद संयोग है, श्री रामानुजाचार्य जी पर यह समारोह उसी समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में हम स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को याद कर रहे हैं। आज देश अपने स्वाधीनता सेनानियों को कृतज्ञ श्रद्धांजलि दे रहा है। अपने इतिहास से हम अपने भविष्य के लिए प्रेरणा ले रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं। इसलिए अमृत महोत्सव का यह आयोजन आजादी की लड़ाई के साथ साथ हजारों सालों की भारत की विरासत को भी समेटे हुए हैं। हम जानते हैं, भारत का स्वाधीनता संग्राम केवल अपनी सत्ता और अपने अधिकारों की लड़ाई भर नहीं था। इस लड़ाई में एक तरफ अपनी वैश्विक मानसिकता थी, तो दूसरी तरफ जियो और जीने दो का विचार था। इसमें एक और ये नस्लीय श्रेष्ठता और भौतिकवाद का उन्माद था, तो दूसरी ओर मानवता और अध्यात्म में आस्था था। और इस लड़ाई में भारत विजयी हुआ।
भारत की परंपरा विजयी हुई। भारत के स्वाधीनता संग्राम में समानता, मानवता और अध्यात्म की वो ऊर्जा भी लगी थी जो भारत को रामानुजाचार्य जी जैसे संतों से मिली थी। क्या हम गांधी जी के बिना अपने स्वाधीनता संग्राम की कल्पना कर सकते हैं? और क्या हम अहिंसा और सत्य जैसे आदर्शों के बिना गांधी जी की कल्पना कर सकते हैं? आज भी गांधी जी का नाम आते ही वैष्णवजन तो तेने रे कहिए, ये धुन हमारे अंतर मन में बजने लगती है। इसके रचयिता नरसिंह मेहता जी रामानुजाचार्य जी की भक्ति परंपरा के ही महान संत थे। इसलिए हमारी आजादी की लड़ाई को जिस तरह हमारी आध्यात्मिक चेतना ऊर्जा दे रही थी, वही ऊर्जा आजादी के 75 साल में हमारे अमृत संकल्पों को भी मिलनी चाहिए। और आज जब मैं भाग्यनगर में हूं, हैदराबाद में हूं, तो सरदार पटेल जी का विशेष उल्लेख जरूर करूंगा। वैसे किशन रेड्डी जी ने अपने वक्तव्य में बड़ा विस्तार से उसके लिए कहा। भाग्यनगर का कौन ऐसा भाग्यशाली होगा, कौन ऐसा हैदराबादी होगा जो सरदार पटेल की दीर्घ दृष्टि, सरदार पटेल का सामर्थ्य और हैदराबाद के आन बान शान के लिए सरदार साहब की कूटनीति को न जानता हो। आज देश में एक और सरदार साहब की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की शपथ दोहरा रही है, तो रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी समानता का संदेश दे रही है। यही एक राष्ट्र के रूप में भारत की चिर पुरातन विशेषता है। हमारी एकता सत्ता या शक्ति की बुनियाद पर नहीं खड़ी होती। हमारी एकता समानता और समादर इस सूत्र से सृजित होती है। और साथियों, आज जब मैं तेलंगाना में हूं, तो इस बात का जिक्र भी जरूर करूंगा कि कैसे तेलुगु कल्चर ने भारत की विविधता को सशक्त किया है। तेलुगु कल्चर की जड़ों का विस्तार सदियों में फैला हुआ है। अनेक महान राजा रानियां इसके ध्वजवाहक रहे हैं। सातवाहन हो, काकातिया हो या विजयनगर साम्राज्य, सभी ने तेलुगु संस्कृति की पताका को बुलंद किया। महान कवियों ने तेलुगु संस्कृति को समृद्ध किया है। पिछले वर्ष ही तेलंगाना में स्थित 13वीं शताब्दी के काकातिया रुद्रेश्वर रामाप्पा मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने पोचमपल्ली को भी भारत के सबसे बेहतरीन टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया है। पोचमपल्ली की महिलाओं का हुनर पोचमपल्ली साड़ियां के रूप में विश्व विख्यात है। ये वो संस्कृति है जिसने हमें हमेशा सद्भाव, भाईचारा और नारी शक्ति का सम्मान करना सिखाया है। तेलुगु संस्कृति की इस गौरवशाली परंपरा को आज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भी पूरे आन बान शान से आगे बढ़ा रही है। तेलुगु सिनेमा का दायरा सिर्फ उतना ही नहीं है जहां तेलुगु बोली जाती है, इसका विस्तार पूरे विश्व में है। सिल्वर स्क्रीन से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक इस क्रिएटिविटी की चर्चा छाई हुई है। भारत के बाहर भी खूब प्रशंसा हो रही है। तेलुगु भाषी लोगों का अपनी कला
और अपनी संस्कृति के प्रति ये समर्पण सभी के लिए प्रेरणा समान है। साथियों, आजादी के 75वें वर्ष में इस अमृत काल में श्री रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिमा प्रत्येक देशवासी को निरंतर प्रेरित करेगी। मुझे पूरा भरोसा है आजादी के अमृत काल में हम उन कुरीतियों को भी पूरी तरह समाप्त कर पाएंगे जिन्हें खत्म करने के लिए श्री रामानुजाचार्य जी ने समाज को जागृत किया था। इसी भाव के साथ पूज्य स्वामी जी का आदर पूर्वक धन्यवाद करते हुए इस पवित्र अवसर में हिस्सेदार बनने के लिए आपने मुझे अवसर दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। विश्व भर में फैले हुए प्रभु रामानुजाचार्य जी के विचारों से प्रभावित प्रेरित हर किसी को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। माननीय तो पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया है। 216 फीट ऊंची ये प्रतिमा है और दुनिया की बैठी मुद्रा में ये दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। और अब बात करते हैं यूपी विधानसभा चुनाव की। यूपी विधानसभा चुनाव में पहले चरण के कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले नेताओं की बयानबाजी कड़वाहट को पार करके धमकियों पर उतर आई। अब कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय की पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर की गई विवादास्पद टिप्पणी से बवाल मचा है। अजय राय वाराणसी की पिंडरा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अजय राय एक जनसभा में बोलते वक्त नमक पर बात करते करते मर्यादा भूल गए। भोजपुरी बोली में उन्होंने कहा कि वो नमक रखे रहिए, 7 मार्च के बाद मोदी और योगी को जमीन में खोद के गाड़ देंगे। ये वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी अपनी प्रतिद्वंदी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेताओं ने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करते हुए अजय राय पर कार्रवाई की मांग की है। अजय राय के इलाके में दबंग नेता की छवि है। वे कई बार वाराणसी से विधायक रह चुके हैं। वे साल 2014 में कांग्रेस के टिकट पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से एमपी के चुनाव में भी खड़े हुए थे, लेकिन बुरी तरह हार झेलनी पड़ी थी। केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सहप्रभारी अनुराग ठाकुर ने बीजेपी कार्यालय पर बसंत पंचमी मनाई। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के साथ पतंग उड़ाई। उन्होंने प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने से प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, प्रदेश विकास की उड़ान भर रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसी तरह 10 मार्च को एक बार फिर बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा और यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंचे। इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तमाम नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से लड़ाई किसानों मजदूरों ने लड़ी थी। इससे पहले सभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी का उत्तराखंड से विशेष नाता रहा है। उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने इस क्षेत्र को बसाया था। इसे तराई के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की पंतनगर विश्वविद्यालय भी कांग्रेस की ही देन है। अपना घोषणा पत्र जारी किया है। माननीय प्रियंका जी आई थी उस घोषणा पत्र को जारी करने के लिए। हमने उस घोषणा पत्र में कहा है कि 4 धाम हजारों हजार काम, वो हजारों हजार काम हमने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के वरदान के रूप में, उनके आशीष के रूप में उत्तराखंड की जनता के सम्मुख रखे हैं। उसमें हमने कहा है आपसे कि आप हमारी सरकार बनाइए,
हम 5 साल में 4 लाख रोजगार पैदा करेंगे स्थायी नेचर के जो है। हमने कहा है कि जो 57,000 पद सरकार में खाली पड़े हुए हैं, हम उनको पहले साल ही भर्ती उनको पूरा भरने का काम करेंगे। हमने आपसे कहा है कि हम जो स्वास्थ्य सेवाएं कोरोना काल में ध्वस्त हो गई थी, आप सब जानते हैं कि देश के अंदर दूसरे नंबर पर प्रतिशत के हिसाब से ज़्यादा लोग कहीं मरे तो हमारा उत्तराखंड है। इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को बिल्कुल चरमरा दिया। हम स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करके हम स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव, द्वार-द्वार पहुंचाने का काम करेंगे। हम ऐसे 5 लाख लोगों को चयनित करेंगे जो कोरोना से त्रस्त होकर के जिनके काम बंद हो गए, नोटबंदी जीएसटी से जिनके काम बंद हो गए, जो लोग आज खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जो बिल्कुल गरीब हैं, अपने परिवारों के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं जुटा पा रहे हैं, उन परिवारों में से उन 5 लाख, वो संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, हम उन लोगों को हम 40,000 रुपया हर साल देने का काम करेंगे ताकि वो खड़े हो सकें। वो हमारे नागरिक, हमारे राज्य के नागरिक हैं। एक निवेदन, एक पुष्प हमने आपको एक नारे के रूप में, एक कविता के रूप में दिया है। हमने आपसे कहा है कि बनाओ बनाओ कांग्रेस सरकार, लाओ लाओ कांग्रेस की सरकार, गैस का सिलेंडर नहीं होने देंगे 500 रुपये के पार। और हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं। हमने न्याय योजना लॉन्च की। मैंने 2 हिंदुस्तान की बात की, अमीर हिंदुस्तान, गरीब हिंदुस्तान। गोवा में हमने निर्णय लिया और वही हम उत्तराखंड में कर रहे हैं कि सबसे गरीब लोगों को कांग्रेस पार्टी की सरकार, चाहे गोवा में हो चाहे उत्तराखंड में हो, सीधे खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर पैसा का हर महीने कर देगी। क्योंकि हम चाहते हैं कि सबसे गरीब जो लोग हैं उनको यह लगे कि वो अकेले नहीं हैं, उनकी सरकार, उनका प्रदेश उनके साथ खड़ा है। मैनिफेस्टो में और भी चीजें हैं जो हरीश रावत जी ने कहा, और मैंने ये छत्तीसगढ़ में भी कहा, मध्य प्रदेश में कहा, जहां भी हमारी सरकार बनती है। अगर हमने मैनिफेस्टो में चीज लिख दी है, जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसकी गारंटी है, उसको करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में हमने कहा धान के लिए 2,500 रुपए मिलेगा। हमने कहा, बीजेपी के लोगों ने कहा करा नहीं जा सकता। अब जाइए छत्तीसगढ़, जाइए पूछ लीजिए, 2,500 रुपए धान के लिए मिलते हैं। हमने छत्तीसगढ़ में कहा हम डायरेक्ट ट्रांसफर पैसा सबसे गरीब लोगों को करके देंगे। 2 दिन पहले मैंने स्कीम का उद्घाटन किया, पहले चेक हमने पकड़ा दिए। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के भाषण आपने सुने हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, याद है? 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, याद है? आमदनी दुगनी कर दूंगा, याद है? याद है ना? काले धन को मिटा दूंगा, याद है ना? काले धन को मिटा दूंगा। मगर अब जो किसानों का है अपने 2 मित्रों को पकड़। बीजेपी के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट के तराई क्षेत्र टनकपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांधी पार्क में एक जनसभा को संबोधित किया। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी कैलाश गहतोड़ी के समर्थन में वोट मांगे। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी की विकास योजनाओं को गिनाया और एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने की अपील की। साथ ही कांग्रेस पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर निशाना साधा। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आने पर एक वर्ग विशेष के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की बात करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों का साथ, सभी वर्गों के विकास की बात करती है। बीजेपी सरकार ने राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और 10 साल का रोड मैप तैयार किया गया है। इसलिए उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए जनता बीजेपी को ही वोट दे।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रायपुर में बीजेपी कार्यालय में बजट में किए गए प्रावधानों पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से कोई देश नहीं बचा, वहीं देश में आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाना जरूरी था। विश्व के कई देश भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नया भारत बनाने के लिए पूंजी निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं, युवाओं के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है, इसका आकलन करें तो देश की आर्थिक स्थिति सुधार हुआ है। पीएम मोदी ने 2014 में जब शासन संभाला, देश के अंदर का उत्पादन और निर्यात बढ़ा है। घरेलू उत्पादन का कर्ज 99 लाख करोड़ था। 2014 से घरेलू उत्पादन बढ़ाया गया है। कर्नाटक में काफी दिनों से चल रहे हिजाब विवाद पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि छात्रों के हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। मां सरस्वती सभी को ज्ञान देती हैं, इसमें वो किसी तरह का अंतर नहीं करती। दरअसल इस बीते गुरुवार को कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुर के भंडारकर कॉलेज के एंट्री गेट पर हिजाब या बुर्का पहनने वाली छात्राओं को अंदर जाने से मना कर दिया गया था। उसी कॉलेज के प्राचार्य ने छात्राओं को अंदर जाने से रोकते हुए कहा कि सभी बच्चों को कॉलेज के गाइडलाइन के अनुसार यूनिफॉर्म आने पर ही प्रवेश मिलेगा। वहीं छात्राओं का कहना है कि वो पिछले कई सालों से हिजाब में कॉलेज आ रही हैं। कल इसी मामले पर गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने अपने एक बयान में कहा कि किसी भी संस्थान में धर्म को शिक्षा से दूर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पढ़ रहे छात्रों को ना तो हिजाब पहनकर आना चाहिए और ना ही भगवा शॉल। गृहमंत्री ने कहा कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहां सभी छात्रों को एक साथ रहकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्लासों में हिजाब लगाने की अनुमति नहीं है, इसलिए सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो क्लास में जाने से पहले अपना हिजाब हटा लें। ज्ञानेंद्र ने एक सवाल के जवाब में कहा कि स्कूल विद्या का मंदिर है जहां सभी धर्मों के छात्रों को साथ मिलकर सीखना चाहिए और इस भावना को आत्मसात करना चाहिए कि हम सभी अलग अलग नहीं बल्कि भारत माता की संतान हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रियंका गांधी लगातार कांग्रेस के पक्ष में अभियान चला रही हैं, वहीं लगातार लोगों से मिल रही हैं और उनकी बातें सुनते हुए उनके समक्ष अपनी बात भी रख रही हैं। प्रियंका गांधी ने अलीगढ़ के खैर प्रखंड में लोगों से मुलाकात की और इस दौरान रोजगार सहित तमाम मसलों पर उनसे बात की। जनता से संवाद के दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि कोई कह रहा है चर्बी निकाल देंगे, कोई कह रहा है गर्मी निकाल देंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि भर्ती निकलवाओ। बड़ी संख्या में नौजवान बेरोजगार हैं और पद भी खाली पड़े हैं, इसलिए अगर भर्ती निकाली जाती है तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को खारिज कीजिए जो चर्बी और गर्मी निकालने की बात करते हैं, बल्कि इस बार वोट भर्ती निकालने की बात करने वालों को दीजिए। भर्ती निकलवाओ है ना, ये नौजवान तमाम पड़े हुए बेरोजगार, भर्तियां पड़ी हुई हैं, 12 लाख खाली पद पड़े हैं सरकार में। लता मंगेशकर की हालत में कुछ दिन पहले ही सुधार हुआ था, लेकिन अभी खबर आई है कि उन्हें फिर से वेंटिलेटर पर रख दिया गया है। डॉक्टर्स बारीकी से उनके हालात पर नजर बनाए हुए हैं और उनकी सेहत को फिर से दुरुस्त बनाने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं। 92 साल की लता मंगेशकर 8 जनवरी से अस्पताल में हैं, जहां निमोनिया होने के बाद भारत रत्न सुर साम्राज्ञी को भर्ती कराया गया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जो उनके घर लता कुंज से महज 500 मीटर की दूरी पर है। डॉक्टर प्रतीत समदानी उनका इलाज कर रहे हैं, जो फेफड़ों के मामलों में विशेषज्ञ हैं। उन्होंने ही लता जी को हेल्थ को अपडेट किया। पांच बार के पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और श्रोमणी अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें मुक्तसर से चंडीगढ़ पीजीआई शिफ्ट किया गया। यहां उनका चेकअप किया जाएगा, जिसके बाद पता चलेगा कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। लंबी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार
प्रकाश सिंह बादल हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उनका इलाज किया गया। कोरोना की चपेट में आने के बाद उन्हें लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया था। बाद में उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। देश की दूसरी सबसे पुरानी पार्टी श्रोमणी अकाली दल के लिए पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 की राह आसान नहीं लग रही। एक तरफ 2017 में चुनाव में कांग्रेस ने श्रोमणी अकाली दल से सत्ता छीनी थी, तो वहीं 2017 के चुनाव में ही आम आदमी पार्टी की दमदार मौजूदगी ने इस पार्टी को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। अब इस चुनाव में ये दोनों राजनीतिक दल श्रोमणी अकाली दल के लिए मजबूत चुनौती तो बने हुए हैं ही, इसके साथ ही पार्टी के सामने इस चुनाव में संगठन, कार्यकर्ताओं का मनोबल और पार्टी की इमेज बचाने की चुनौती भी बनी हुई है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से अद्भुत नजारा देखने को मिला। बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी के मौके पर होली खेली गई। ऋतुराज का मथुरा के वृंदावन में रंगों से स्वागत किया गया। यहां भक्तों ने फूलों और गुलाल की होली खेली। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में बसंत पंचमी के मौके पर ठाकुर जी ने ब्रज में भक्तों के साथ अबीर गुलाल से होली खेलकर 40 दिवसीय फाग महोत्सव की शुरुआत की है। मंदिर में सेवायतों ने ठाकुर जी को गुलाल अर्पित करने के बाद श्रद्धालु पर गुलाल से भरे थाल से गुलाल की बौछार की। आपको बता दें कि ब्रज में बसंत पंचमी के अवसर पर होली खेलने के साथ ही यहां करीब सभी मंदिरों में होली महोत्सव का आगाज हो जाता है। ऐसे में अब यहां 40 दिनों तक होली के मौके पर मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव में प्रमुख कार्यक्रम होते हैं। यही नहीं, भक्त बसंत लगते ही नंदगांव और बरसाना में लठमार होली की तैयारियों में जुट जाते हैं। दुनिया भर में लठमार होली काफी प्रसिद्ध है। वैसे मथुरा होली के कार्यक्रम को लेकर हमेशा से ही सुर्खियां बटोरता नजर आया है। यहां होली के कार्यक्रम देखने लायक होते हैं। यही कारण है कि देश भर के अलावा विश्व के कोने कोने से लोग यहां होली का आनंद लेने आते हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले शुक्रवार को 1 महीने के निचले स्तर पर आ गए। वहीं मुंबई शहर में लगातार दूसरे दिन 900 से कम मामले दर्ज किए गए। राज्य में शुक्रवार को 13,840 नए मामले दर्ज किए गए, जो 3 जनवरी के बाद से सबसे कम है। आपको बता दें कि 3 जनवरी को 12,160 मामले सामने आए थे। हालांकि मामले कम हुए हैं, लेकिन राज्य में कोविड से होने वाली मौतों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। एक दिन पहले दर्ज की गई 75 मौतों के मुकाबले शुक्रवार को कोरोना संक्रमित 81 लोगों की मौत हो गई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मार्च के पहले सप्ताह के आसपास राज्य में तीसरी लहर कम हो जाएगी। टोपे ने कहा कि राज्य के अधिकांश बड़े जिलों में मामलों में गिरावट शुरू हो गई है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जो इस समय पीक पर हैं और इसलिए हमारा अनुमान है कि मार्च की शुरुआत तक तीसरी लहर कम होने लगेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 3 शहरों में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। बिहार से एक बार फिर लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर सामने आई। बिहार शरीफ से ऐसी तस्वीर सामने आई जो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के खस्ता हालात को बयां कर रही है। बिहार शरीफ सदर अस्पताल से आई इस वीडियो में एक व्यक्ति मरीज को गोद में लिए दिख रहा है, तो वहीं दूसरे शख्स को ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़े हुए देखा जा सकता है। अस्पताल की ओर से कोई अटेंडेंट भी नहीं है, ना ही स्ट्रेचर मरीज को उपलब्ध कराया गया। मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जनपद का है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को लेकर नीतीश सरकार की काफी आलोचना कर रहे हैं। केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के लिए कड़े नियम बनाने पर विचार कर रही है। इस बात की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने दी है। उन्होंने कहा कि अगर संसद में राजनीतिक सहमति बन जाती है तो इंटरनेट पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नियम कड़े कर देगी। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि आनंद शर्मा ने यह पूछा था कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कड़े नियमों की वजह से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार संवैधानिक दायरे में रहकर काम कर रही है। इसमें राज्य और केंद्र के कामों को भी बताया गया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।